नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की लगातार क्लासें आपको मिल रही है। पीछे अपने 17 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे 18 नंबर क्लास की, जिसके अंदर जीव विज्ञान का अपना टॉपिक रहेगा आनुवंशिकी व आनुवंशिकता। इनसे जितने भी प्रश्न पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन की घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इन जो प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप पर लगातार आपको मिल रही है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। वंशागति के नियमों का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी या पारिस्थितिकी। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है आनुवंशिकी। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहा जाता है। आगे देखिए, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की शाखाओं में से एक है जो जीवों में आनुवंशिकता, आनुवंशिक विभिन्नता और वंशाणु का अध्ययन करती है। इसे पहली बार 19वीं शताब्दी में के अंत में वैज्ञानिक ग्रेगर मेडल द्वारा खोजा गया था। आगे देखिए, 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से आनुवंशिक की इकाई है जीन, डीएनए, आरएनए या न्यूक्लियोटाइड। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है जीन, तो आनुवंशिक की इकाई क्या होती है? जीन होती है। अब देखिए जीन, तो जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीन से बना है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न, रोजी क्या है? रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक बकरी है, एक ट्रांसजेनिक गाय है, या एक ट्रांसजेनिक भेड़ है, या एक ट्रांसजेनिक पुष्प है। तो रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है। आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक सफल क्लोन जंतु बनाया गया था। भेड़, उल्क, खरगोश या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है भेड़, तो पहला सफल क्लोन जंतु कौन सा था? भेड़ था। आगे देखिए, 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जो डीएनए से संबंधित नहीं है। एडेनिन, यूरेसिल, गुवानिन या साइटोसिन। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है यूरेसिल, तो यूरेसिल वो नाइट्रोजन क्षारक है जो डीएनए से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जीजे मेडल को, या एफएचसी क्रिक को, या बिरबल साहनी को, या कैरोलस लिनियस को। तो जो आनुवंशिकी के जनक है वो जीजे मेडल को कहा जाता है। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम किसके अवलोकनों पर आधारित है? मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यवन का जो नियम है वो किसके अवलोकन पर आधारित है? एक संकरण, द्विसंकरण, परीक्षण संकरण या बैंक संकरण। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है द्विसंकरण। तो मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यवन का जो नियम था वो द्विसंकरण पर आधारित है। आगे देखिए, एक जीन की विनिर्दिष्ट अवस्थिति किस स्थल पर होती है? एक जीन की जो निर्दिष्ट स्थिति होती है वो किस स्थल पर होती है? गुणसूत्र, म्यूटोन, रिकॉन या रेप्लिकॉन। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है गुणसूत्र। तो जो जीन की जो विनिर्दिष्ट अवस्थिति होती है वो गुणसूत्र पर होती है। आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने जो विषम लक्षण चुने थे? 7, 8, 9 या 10। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 विषम लक्षणों को चुना था। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न,
वृक्ष की अनुमानित आयु का पता चलाया जा सकता है, यानी वृक्ष की कोई कितना साल पुराना है उसकी अनुमानित आयु हम किसके कारण लगा सकते हैं? ऊंचाई को नापकर, या व्यास को नापकर, या मुख्य तने में स्थित वार्षिक वल्यों को गिनकर, या शाखा में पाए जाने वाले वार्षिक वल्यों को गिनकर। तो वृक्ष की जो अनुमानित आयु हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं? तो जो मुख्य तना होता है, मुख्य तने में स्थित वार्षिक वल्यों को गिनकर हम पता लगा सकते हैं कि ये वृक्ष कितना पुराना है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, दो अथवा अधिक भिन्न अनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की एक नई किस्म का निर्माण करना क्या कहलाता है? संकरोज, संकरण, या उत्परिवर्तन, या अलैंगिक जनन। तो दो या अधिक भिन्न अनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की अगर एक नई किस्म का निर्माण होता है तो उसमें संकरण करवाया जाता है, जिसे इंग्लिश में हाइब्रिड भी कहा जाता है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, पुष्प के किस भाग में परागण का निर्माण होता है? पुष्प के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है? स्त्रीकेसर, पुकेसर, पुष्पासन, या दलपुंज। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है पुकेसर, तो पुकेसर के वह पुष्प का भाग है जहाँ से परागकण का निर्माण होता है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? इनमें से आपको बताना है कौन सी एक चावल की प्रसिद्ध किस्म है? पोनी, सोना मसूरी, बासमती, या राजा भोगम। तो इनमें से जो बासमती चावल की किस्म है वो एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, युक्त कोशी और दल लगन पुकेसर पाए जाते हैं। युक्त कोशी और जो दल लगन पुकेसर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? लिलियेसी में, मालवेसी में, या सोलेनेसी में, या कंपोसिटी में। तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है कंपोसिटी। तो जो युक्त कोशी और दल लगन पुकेसर है वो कंपोसिटी में पाए जाते हैं। आगे देखिए, विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं। जो विपर्यासी लक्षण होते हैं उनके युग्म यानी जोड़ों को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? एलिसल्स, क्रोमेडिट, पुनर्योजन, या सहलगनता। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है एलिसल्स। तो विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? एलिसल्स कहलाते हैं। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए थे? अलैंगिक जनन द्वारा, पराजीनी तकनीक द्वारा, या पादप संकरण विधि द्वारा, या अलैंगिक जनन द्वारा। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है पराजीनी तकनीक के द्वारा। जो हाल ही में चर्चा में आई थी स्वर्ण चावल की जो किस्म है वो पराजीनी तकनीक के द्वारा विकसित की गई थी। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुकता पाई जाती है? निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुकता पाई जाती है? मार्केशिया, मार्सिलिया, या फ्यूनेरिया, या इक्कीसिटम। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है मार्सिलिया। तो मार्सिलिया वंश में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। साइथियम जो पुष्पक्रम है वो किस में पाया जाता है? नास्टर्शियम में, नीरियम में, या यूफोर्बिया में, या यूकेलिप्टस में। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है यूफोर्बिया। तो यूफोर्बिया के अंदर साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम पौधे से कौन से पौधे पर अनुसंधान करके प्राप्त किए थे? मेंडल ने जो आनुवंशिकी के जो नियम दिए थे वो कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? मटर, टमाटर, आलू, या प्याज। तो इनमें से आपको पता है जो मटर का पौधा है उस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी विशेषता है जो अप्रभावी लक्षणों को प्रकट करती है? हरी फली, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, या पीले बीज। तो इनमें से जो झुर्रीदार बीज है वो अप्रभावी लक्षणों को प्रकट करते हैं। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा गुणसूत्र है जो पुरुषों में पाया जाता है? XY गुणसूत्र, या 2X गुणसूत्र, या X गुणसूत्र, या
डबल एक्स गुणसूत्र। तो इनमें से जो एक्स वाई जो गुणसूत्र है वो पुरुषों में पाया जाता है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, उन्हें किस कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था? जेनेटिक कोड की खोज के लिए, या रक्त समूह के लिए, या डीएनए की खोज के लिए, या एड्स के विषाणु की पहचान के लिए? तो जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे उन्हें जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो महिला रोगाणु कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 48 या 24? तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है 23। तो महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, मेंडल ने मटर पौधों को चुना क्योंकि, यानी मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना था? क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, वे सस्ते थे, या वे आसानी से उपलब्ध थे, या उपयुक्त सभी विकल्प? तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम स्टिक बैठता है, क्योंकि जो मटर के पौधे हैं वो विषम दिखने वाले गुण दर्शाते हैं। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? जो डीएनए संरचना थी उसका मॉडल किसने दिया था? प्रिस्टले ने, मॉर्गन ने, या हरगोविंद खुराना ने, या वाटसन और क्रिक ने? तो जो डीएनए है उसकी संरचना का जो मॉडल है वो वाटसन व क्रिक ने दिया था। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं? 46, 23, 24 या 48? इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है 23। तो एक मादा युग्मक में 23 क्रोमोसोम होते हैं। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? उस बिंदु का नाम बताना है जिस पर जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में क्रोमेटिक जुड़ते हैं। न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम या जीन? तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर वो बिंदु है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं। आगे देखिए सेंट्रोमियर क्या है? दोहराए जाने वाले डीएनए अनुक्रम में ये बने होते हैं। उच्च यूकेरियोट्स में मनुष्यों की तरह सेंट्रोमियर दोहराए जाने वाले डीएनए अनुक्रमों के लंबे खंडों से बने होते हैं, जिन्हें अल्फा उपग्रह अनुक्रम कहा जाता है। इनके मुख्य कार्य क्या हैं? सेंट्रोमियर यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रों के उचित संरेखण और पृथक्करण में ये मदद करते हैं। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का, कोशिका का, या निट्रा का अध्ययन, या मांसपेशियों का अध्ययन? तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकता व गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का जो विनिमय है वो किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा, लेक्टिकल्स, क्यूटिकल या ये सभी? तो जो पौधों में गैसों का विनिमय है इन सभी के द्वारा होता है। स्टोमेटा, लेक्टिकल्स, क्यूटिकल, इन तीनों के द्वारा पौधों में गैसों का विनिमय होता है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? इनमें से कौन सी जांच है जो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंट या थ्रू जेनेटिक कोड? तो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, हम सकल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, यानी जुड़वा बच्चों का तब जन्म होता है जब हमेशा एक ही लिंग के हो, या कभी कभी एक ही लिंग के, या प्राय एक ही लिंग के, या एक ही लिंग के सभी नहीं? तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है प्राय एक ही लिंग के होने के कारण जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। जीन का आकार होता है, यानी जो जीन होते हैं उनका आकार कैसा होता है? नियमित आकार, सर्पाकार, अनियमित आकार या त्रिशंकु आकार? तो जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार सर्पाकार होता है, यानी सर्पीला आकार होता है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है।
कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या एक लिया जाता है? प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज या ग्लूकोज। तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज, तो कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, परागकण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? परागकण की आपको यहाँ विधि दिखाई गई है, इस तरह परागण होता है। तो परागण में हवा, आग, पानी या कीट, तो इनमें से जो आग है वो परागकण में आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी हवा, पानी और कीट, हवा तो एक पौधे से दूसरे पौधे में एक दूसरे के हवा के माध्यम से परागण होता है, और कीट के माध्यम से ये इस तरह यहाँ से इस दूसरे पौधे पर परागण अपने लेके जाते हैं। तो इस तरह इनका परागण होता है। देखिए परागण के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। परागकणों के स्वतः अथवा किसी माध्यम द्वारा इस तरीके से के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण एक फूल के नर परागकोश से परागकणों को मादा वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की एक क्रिया होती है। पौधों सहित प्रत्येक जीवित जीव का लक्ष्य अगली पीढ़ी के लिए संतान पैदा करना होता है, और पौधों द्वारा संतान उत्पन्न करने का एक तरीका बीज बनना भी होता है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, गुणसूत्र किससे संबंधित है? श्वसन, स्वांगीकरण, आनुवंशिक लक्षणों से या पोषण से? तो जो गुणसूत्र है वो आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित है। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? एक नवजात बालिका की कोशिका होती है, उसमें गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XX या 22 गुणसूत्र प्लस XS या 22 गुणसूत्र प्लस XY या 22 गुणसूत्र प्लस XY? तो इनमें से एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में 44 गुणसूत्र प्लस XS गुणसूत्र का संयोजन होता है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे निर्धारित होता है? बच्चे का जो लिंग है वो किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से, माँ का रक्त समूह से, या माता पिता के RH कारक से, या पिता के रक्त समूह से? तो जो बच्चे का लिंग निर्धारण है वो गुणसूत्र से होता है। देखिए कैसे होता है। तो मानव में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े क्रोमोसोम नर और मादा में समान होते हैं। यानी मानव में जो कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनमें से जो 22 जोड़े हैं वो नर और मादा में क्या होते हैं? समान होते हैं, जिसे अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। जबकि मादा में एक जोड़ा XX होता है, जो बाकी बचा जो 23वां जोड़ा है वो मादा में क्या होता है? XX, और जो नर है उसमें क्या होता है? XY गुणसूत्र होता है, जो इसके नर व मादा होने का निर्धारक होता है। नर में शुक्राणु जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का जो 50% है वो होता है X, और जो बचा 50% होता है वो होता है Y युक्त। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिसमें X क्रोमोसोम होता है, और अंडाणु का X या Y क्रोमोसोम से निषेचन होने की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि अंडाणु का निषेचन Y धारी शुक्राणु से हो गया तो क्या होगा? नर का जन्म होगा। यानी जो निषेचन है वो अगर Y धारी शुक्राणु से हो गया, पुरुष के अंदर जो XY होते हैं, अगर वो Y से निषेचन हो गया तो क्या होगा? एक नर यानी लड़के का जन्म होता है। और यदि अंडाणु का निषेचन X धारी गुणसूत्र से हो गया, शुक्राणु से हो गया, तो युग्म मादा में परिवर्तन हो जाएगा, यानी लड़की का जन्म होता है। तो ये स्पष्ट बात है कि ये किसी लड़का या लड़की होना एक पुरुष पर निर्भर करता है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? पुनरुद्भवन, मुकुलन, लैंगिक या अलैंगिक? तो इनमें से जो लैंगिक प्रजनन होता है वो अधिक विविधता ला सकता है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है? माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण को कहा जाता है वंश, रूपांतरण, कर्मिक विकास या आनुवंशिकता? तो इनमें से जो
डी नंबर ऑप्शन है आनुवंशिकता। तो माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं। आनुवंशिक गुणों के वाहक है डीएनए, परागकण, बीजाणु या आरएनए। तो आनुवंशिक गुणों के जो वाहक होते हैं वो डीएनए होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक आनुवंशिक विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी या कैंसर। तो इनमें से जो थैलेसीमिया रोग होता है वो आनुवंशिक विकार के अंतर्गत आता है। अब देखिए थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक पीढ़ी से पीढ़ी में जाने वाले खून संबंधित एक बीमारी है जो शरीर में सामान्य के मुकाबले कम ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और कम संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी से पहचानी जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अलील होते हैं एंजाइमों का वैकल्पिक रूप या जीन का वैकल्पिक रूप या क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप या अपूर्ण प्राबल्य का रूप। तो जो एलील होते हैं वो जीन का एक वैकल्पिक रूप होता है। जो जीन होते हैं उनके वैकल्पिक रूप में एलील का प्रयोग होता है। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, सहलंगनता की खोज किसने की थी? सहलंगनता की खोज किसने की थी? ब्लेक्सली ने, मॉर्गन ने या म्यूलर ने या बैटसन ने। तो सहलंगनता है उसकी खोज की थी बैटसन ने। देखिए सहलंगनता क्या है? एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्रीय विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे से संलग्न होते हैं। ऐसी घटना को सहलंगनता कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न, आनुवंशिकता यानी जेनेटिक शब्द के प्रतिपादक कौन थे? मॉर्गन, मेंडल, बैटसन या जॉनसन। तो आनुवंशिकता जो शब्द है वो किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, जब एक जीन युग्मक अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? जब एक जीन युग्मक अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रभाविता, एपिस्टेसिस या उत्परिवर्तन या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है एपिस्टेसिस। तो जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना एपिस्टेसिस कहलाती है। 46 नंबर प्रश्न देखिए, पलोमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जोहन मेडल ने या टॉमस हंट मॉर्गन ने या बारबरा मैक्लिंटॉक ने या वाटसन और क्रिक ने। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है बारबरा मैक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए जंपिंग जीन क्या है? जंपिंग जीन ट्रांसपोजन मोबाइल आनुवंशिक तत्वों का एक समूह है जिसे डीएनए अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। ट्रांसपोजन जीनोम के विभिन्न स्थानों में जा सकती हैं, इस कारण इन्हें जंपिंग जीन कहा जाता है। हालांकि कुछ ट्रांसपोजन हमेशा जीनोम में सम्मिलित स्थल पर रखे जाते हैं। तो इतनी बातें जीनोम के सिद्धांत के बारे में याद रखनी है। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत था वो किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है लैंगिक जनन। तो मेंडल के जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित था। अब देखिए लैंगिक जनन होता क्या है? प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो उन्हें समयुग्मक कहते हैं और समयुग्मकों के संयोग को संयुग्मन कहते हैं। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, यानी डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा मौजूद होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज या
राइबोज। तो डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। आगे देखिए, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में उपलब्ध वो कौन सा यौगिक है जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। एलिनिन, टायरोसिन, गुआनिन या साइटोसिन। तो इनमें से जो टायरोसिन यौगिक है वो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं। यानी युग्मन और जो प्रतिकर्षण जो अवस्थाएं हैं वो किसकी है। परिवर्तन की, उत्परिवर्तन की, विनिमय की या सहलगनता की। तो जो युग्मन और जो प्रतिकर्षण जो अवस्थाएं हैं वो सहलगनता की अवस्थाएं होती हैं। तो आज की क्लास में प्रश्न इतने थे, इतने ही प्रश्न लगभग पूछे गए थे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।